किसान हिंदुस्तान की रीढ़ है, किसान भारत का गुरूर है, किसान भारत का अन्नदाता है, किसान से देश का कल्याण है। तो फिर क्यों हो रहा है किसान पर घमासान? क्यों अन्नदाता का नहीं हो पा रहा कल्याण? किसान क्यों लाचार है और क्यों सरकार समाधान नहीं निकाल पा रही? देश के हर किसान का एक ही दर्द है, मेहनत भारी लेकिन आमदनी कम। नमस्कार, मैं हूं अदिति नागर और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल कॉरिडोर। आज बात किसान आंदोलन 2.0 की करेंगे। देखिए, चुनाव सिर पर है और देश का अन्नदाता भी देश की सरकार के सामने खड़ा है अपनी मांगों को लेकर, क्योंकि उनकी मांग को लेकर सरकार संशय में है। आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल हैं जिनका जवाब जानना बेहद जरूरी है। यह अन्नदाता का हट है या सियासी संकट है? किसानों को कौन उकसाता है? चुनाव दिल्ली कौन बुलाता है? चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन एक इत्तेफाक है या साजिश? किसानों की डिमांड, क्या पीएम मोदी पूरी करेंगे उनकी गारंटी? अब देखिए, 24 का चुनाव, किसानों का घेराव और विपक्ष का आखिरी दाव। इन सवालों का जवाब जानने के लिए हमने पिछले आंदोलन से इस आंदोलन तक के अंतर और समानता दोनों को समझने की जरूरत है। अब देखिए, साल 2020-21 का किसान आंदोलन 3 कृषि कानून के खिलाफ था और इस बार का किसान आंदोलन 12 मांगों पर है, और जिनमें सबसे बड़ी मांग स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर सभी फसलों पर एमएसपी दी जाए। अब देखिए, पिछले आंदोलन का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा था। इस आंदोलन को लीड केएमएम यानी किसान मजदूर मोर्चा कर रहा है। अब देखिए, जिसमें इस केएमएम के अंदर 250 से ज्यादा किसान संगठन भी शामिल हैं। अब समानता की बात करते हैं तो पिछली बार भी पंजाब यूपी चुनाव से ठीक पहले किसानों ने दिल्ली कूच किया था, और इस बार भी चुनाव से पहले, वो भी लोकसभा देश के चुनाव से पहले किया है। देश में अप्रैल या मई महीने में चुनाव संभावित है। ऐसे में सरकार के लिए किसानों की मांगे सबसे बड़ी चुनौती है और उनको घर वापस भेजना। और ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती है एमएसपी पर कानूनी गारंटी। बात होती है मोदी की गारंटी की, तो अब एमएसपी पर कानूनी गारंटी एक सबसे बड़ी चुनौती। आम लोगों के लिए यह समझना काफी जरूरी है कि आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो झोल है क्या? और आखिर सरकार और किसान मिलकर इस समस्या का हल क्यों नहीं निकाल पा रहे? क्या वाकई में किसान की मांग जायज है, या फिर किसान का इस्तेमाल किसी राजनीति के लिए किया जा रहा है? अब तक एमएसपी कमेटी की 37 बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन कोई सल्यूशन सामने नहीं आया और ना ही कमेटी की रिपोर्ट सामने आई। किसानों की ओर से बार बार एमएसपी पर कानून की मांग करने के बावजूद भी सरकार इस कदम को उठाने में हिचकिचा रही है। और आखिर इसकी वजह क्या है? क्यों भारत में एमएसपी कानून को संभव नहीं माना जा रहा और सरकार इसके कानून बनाने से क्यों डर रही है? देखिए, एमएसपी किसी कृषि उपज का न्यूनतम मूल्य यानी गारंटेड मूल्य है जो किसानों को उनकी फसल पर मिलता है, भले ही बाजार में उस फसल की कीमतें कम हों। इसके पीछे तर्क यह है कि बाजार में फसलों की कीमतों पर होने वाले उतार चढ़ाव का असर किसान की जेब पर ना पड़े, उन्हें न्यूनतम कीमत मिलती रहे। सरकार हर फसल सीजन से पहले सीएसीपी यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस की सिफारिश पर एमएसपी तय कर लेती है। यदि किसी फसल की बम्पर पैदावार हुई तो उसकी बाजार में कीमत कम होगी, तो एमएसपी उसके लिए फिक्स्ड एश्योर्ड प्राइस का काम करती है। यह एक तरह की कीमतों में गिरावट पर किसानों को बचाने वाली बीमा पॉलिसी की तरह काम करती है। अब देखिए, इसको और सरल शब्दों में कहें तो मान लीजिए कि किसी फसल की एमएसपी 20 रुपए तय की गई है और बाजार में वो फसल 15 रुपए में बिक रही है, तो भी सरकार किसानों से उस फसल को 20 रुपए में ही खरीदेगी, यानी किसान की जेब पर इंपैक्ट नहीं होगा। केंद्र सरकार ने
साल 1966-67 में पहली बार एमएसपी पेश किया गया था। ऐसा तब हुआ था जब स्वतंत्रता के समय भारत को अनाज उत्पादन में बड़े घाटे का सामना करना पड़ा था। तब से लगातार एमएसपी की व्यवस्था चली आ रही है। 60 के दशक में सरकार ने सबसे पहले गेहूं पर एमएसपी की शुरुआत की, ताकि किसानों से गेहूं खरीद कर अपनी पीडीएस योजना का, या फिर ये कहें कि राशन के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को उनको बांटा जा सके। अब देखिए, केंद्र सरकार हर फसल पर एमएसपी नहीं देती। देख ले, अब आपको ये समझा देते हैं कि किसको कितना और कितनी फसल पर एमएसपी मिलता है। तो वर्तमान में कुल 23 फसलों पर एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। इन फसलों को मैंडेट क्रॉप्स की कैटेगरी में रखा गया है। इनमें से जो 23 फसलें हैं, उनमें से 14 खरीफ फसलें, 6 रबी फसलें और 2 वाणिज्य यानी कमर्शियल फसलें उसमें शामिल हैं। और इन फसलों से इनके अलावा गन्ने के लिए भी उचित और लाभकारी मूल्य, जिसे एफआरपी की सिफारिश उस पर की जाती है। केंद्र सरकार भले ही एमएसपी तय करती हो, लेकिन देश को सभी किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता, देश के सभी किसानों को। और मुद्दा है 2014 में बनी शांता कुमार कमेटी के मुताबिक देश के सिर्फ 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिल पा रहा है। अब आप ये शोर शराबा सुन रहे हैं, इस पूरे आंकड़े को आप समझिए। इसके अलावा बिहार जैसे कई राज्यों में एमएसपी की व्यवस्था लागू नहीं है। बिहार में पैक्स यानी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज के जरिए अनाज खरीद होती है। अगर एमएसपी गारंटी कानून लागू हो जाता है तो सरकार पर कम से कम हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। अब इसको समझते हैं ये कितना बड़ा आंकड़ा है। देश का कुल बजट 45 लाख करोड़ का है। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बजट 11 लाख करोड़ का है। रक्षा बजट 6 लाख करोड़ का है। कृषि बजट की बात करें तो वो करीब 1.25 लाख करोड़ का है, 1.25 करोड़ के आसपास। और इसके अलावा अगर एमएसपी के लिए 10 लाख करोड़ देना पड़ेगा तो वो देश का कुल बजट का 25% होगा। मतलब पूरी अर्थव्यवस्था हिल चुकी होगी अगर ये लागू होता है तो। महंगाई को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और खास बात तो ये है कि यह रकम सरकार के उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के बराबर है जो देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होती है। ताज्जुब की बात तो यह है कि बीते 7 सालों में सरकार ने औसतन 10 लाख करोड़ रुपए हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च नहीं किए हैं। इसका मतलब साफ है कि यूनिवर्सल एमएसपी डिमांड का कोई इकोनॉमिक और फिस्कल मतलब नहीं है। अगर किसानों का तर्क मान लिया जाए और इस बात पर भी सहमति हो जाए कि सरकार पूरा पैसा वहन करेगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि ये 10 लाख करोड़ रुपए आएंगे कहां से? क्या देश इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस के सरकारी खर्च को कम करेगी, उसके पक्ष में होगी? क्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ाने के पक्ष में होगी, या कोई ऐसा और तरीका होगा? ऐसे में समस्या कृषि या आर्थिक नहीं है। ये समस्या, पूरा मामला राजनीति से प्रेरित नजर आ रहा है, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उठाने का प्रयास किया जाए। अब देखिए, 13 मार्च को जब किसान दिल्ली कूच के लिए निकले तो हरियाणा, पंजाब, शंभू बॉर्डर का उनका पुलिस के साथ टकराव हुआ। शंभू बॉर्डर हालात तनावपूर्ण रहे और उसी बीच ठीक शाम 4:04 पर राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो एमएसपी की कानूनी गारंटी उनको दी जाएगी। अब मैं आपको पूरा पोस्ट पढ़कर सुनाती हूं जिससे आप समझे भावना को। किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। हर कदम, ये जो कदम लिया गया है, ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन
बदल देगा। न्याय के पथ पे ये कांग्रेस की पहली गारंटी है। अब इस पोस्ट के पीछे की पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। आखिर राहुल गांधी के पास ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिससे वो एमएसपी पर कानूनी गारंटी दे सकते हैं? अगर उनके पास कोई फॉर्मूला है तो उन्होंने अपनी सरकार, यानी जब 2004 से 14 के बीच सरकार थी उनकी, तो लागू क्यों नहीं किया? किसान तो तब भी परेशान था। जब कांग्रेस की पंजाब में सरकार थी तो वहां के किसानों को क्यों नहीं समझाया गया? और कहीं ना कहीं विपक्ष मोदी की गारंटी की काट निकालने के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का ऐलान कर रहा है। और इस बीच सरकार का कहना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी वाला कानून बिना सलाह मशवरा किए, उस पर चर्चा किए जल्दबाजी होगी, इसलिए वो नहीं लाया जा सकता। किसान एमएसपी पर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू कराने की मांग कर रहा है। अब आपको बताते हैं कि स्वामीनाथन कमीशन की सिफारिशें क्या हैं और उनको लागू होने से क्या फॉर्मूला उनका लगेगा, क्या है उसका फॉर्मूला। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें कहती हैं कि किसान को उनकी लागत से 50% ज्यादा कीमत देनी चाहिए और इस लागत के लिए आयोग ने एक फॉर्मूला भी निकाला है जिसे C2 प्लस 50% फॉर्मूला कहा जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने इस फॉर्मूले की गणना करने के लिए फसल लागत को 3 हिस्सों में, यानी A2 प्लस FL, आप स्क्रीन पे देखेंगे तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, 3 हिस्सों में बांटा है। A2 प्लस FL और C2 में बांटा गया है। अब देखिए A2 क्या है। A2 लागत में फसल की पैदावार करने में सभी नकदी खर्च को शामिल किया गया है। इसमें खाद है, बीज है, पानी है, रसायन से लेकर मजदूरी आदि सभी लागत को जोड़ा गया है। अब समझते हैं A2 प्लस FL। A2 प्लस FL कैटेगरी में कुछ जो कुल मिलाकर फसल लागत के साथ साथ किसान परिवार की मेहनत की अनुमानित लागत को भी जोड़ा गया है, जबकि C2 में नकदी और गैर नकदी लागत के अलावा और जमीन का लीज, रेंट, उससे जुड़ी चीजों पर लगने वाले ब्याज को भी शामिल किया जाता है। स्वामीनाथन आयोग ने C2 की लागत को 1.5 गुना, यानी C2 लागत के साथ उसका 50% खर्च जोड़कर एमएसपी देने की सिफारिश की थी और किसान इसी सिफारिश को लागू करवाना चाहता है। अब यहां समझना जरूरी है कि क्या एमएसपी पर कानून जो गारंटी है वो स्थायी समाधान है। अब इसे दूसरे देशों के उदाहरण से ही समझते हैं। आखिर दूसरे देश, खासकर विकसित देश, अपने किसानों को कैसे लाभ पहुंचा रहे हैं। दुनिया का अभी ऐसा कोई देश नहीं है जहां एमएसपी को लेकर कानून बनाया गया हो। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में 54 देश ऐसे हैं जहां किसानों को मिलने वाली सब्सिडी पर रोजाना 16,000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च किया जाता है। लेकिन सब्सिडी को देने के तरीके हर देश में अलग अलग हैं। अब यूरोपियन यूनियन के 27 देशों में सब्सिडी इस खास शर्त पर दी जाती है कि वो इको फ्रेंडली तरीके से ही खेती करेंगे। मतलब वहां किसान पराली नहीं जला सकता, उन्हें फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलता, ये जिन देशों की हम बात कर रहे हैं, लेकिन शर्त पे आपको वो सब्सिडी दी जाती है। अमेरिका में एमएसपी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन सरकार वहां भी फसलों का बीमा कराती है और इसका 80 से 90% खर्च भी सरकार ही उठाती है। अब चीन की बात करते हैं। चीन में किसानों को बिजली, पानी और खेती से संबंधित जो उपकरण हैं उस पर सब्सिडी मिल जाती है। चीन में भी एमएसपी जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। नॉर्वे में सरकार किसानों को इनकम सपोर्ट देती है। और न्यूजीलैंड की बात करते हैं। न्यूजीलैंड में तो किसानों को मिलने वाली सब्सिडी 1985 में ही खत्म कर दी थी। ऐसा करने वाला न्यूजीलैंड दुनिया का पहला देश बना। भारत जनसंख्या की दृष्टि से आज विश्व में पहले स्थान पर है और न्यूजीलैंड आकार में भारत से 12 गुना छोटा है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो 260 गुना छोटा है। परंतु भारत लगभग 6 लाख टन डेयरी उत्पाद का निर्यात करता है और न्यूजीलैंड 1 करोड़
88 लाख के आसपास टन डेयरी का उत्पाद निर्यात करता है। और इन उदाहरणों से आप समझ गए होंगे कि भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का कोई भी देश एमएसपी कानून बनाने की स्थिति में है ही नहीं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर भी हस्ताक्षर कर रखे हैं और जिसके तहत ये कहा गया है कि सभी देश किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म करेंगे। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर सकता। भारत ने ऐसे कानून बना दिए हैं, ऐसे में एमएसपी को भी अकाउंट बनाना आर्थिक दृष्टि से संभव अभी तक नजर नहीं आ रहा है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसान की सरकार के प्रति नाराजगी और डिमांड और डर किस बात का है, और इस बात को भी समझ लेना काफी जरूरी है। सवाल एमएसपी का है और डर भी इसी बात का है। एमएसपी इस आधार पर तय होती है कि किसानों को उनकी कॉस्ट का 50% रिटर्न मिल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है। कई जगहों और मौकों पर किसान से कम कीमत पर फसल खरीदी जाती है और अभी तक इस पर कोई कानून नहीं बना है। और ऐसे में किसान अपनी बात को कानूनी तरीके से कैसे और कहां रखे, ये एक बड़ा मुद्दा है। उधर मोदी सरकार को लगता है कि देश के जो आम किसान हैं वो उनके खिलाफ कैसे हो सकते हैं, और इसके पीछे की थ्योरी भी आपको बताते हैं। क्योंकि उन्हें लगता है कि हर छोटे बड़े किसान, सीमंत किसान को खेत में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत हर साल 6,000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं, और जिसकी अब अगले 5 साल के लिए गारंटी भी दी जा चुकी है। और इस योजना के 11 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी को अब तक 2.80 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए जा चुके हैं। आपको वजह समझ में आई होगी। इसके अलावा फसल बीमा योजना, मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान संपदा जैसी कई और योजनाएं हैं जिससे करोड़ों किसानों को लाभ दिया जा रहा है। और इन्हीं तमाम योजनाओं के तहत करोड़ों किसान लाभार्थियों की कैटेगरी में आ रहे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए बेहद कम ब्याज दर पर उन्हें कर्ज उपलब्ध कराया जा रहा है। खेती में नई नई तकनीकी सहयोग देकर किसानों की आर्थिक शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन केंद्र की तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसान संगठन सुनने को तैयार नहीं है। और जब आपस में बातचीत होती है, जब पीयूष गोयल बैठते हैं, जब किसान बैठते हैं, तो ये तमाम बातें बताई जाती हैं कि हमने सरकार लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन बात नहीं बन पाती। इस बीच आंदोलन की टाइमिंग पर जो अभी खड़ा हुआ है, उसकी टाइमिंग पर एक बड़ा सवाल है। और क्या इसका उद्देश्य बीजेपी को लोकसभा चुनाव से पहले कमजोर करने का है, कम से कम परसेप्शन वाइज? जिस समय राम मंदिर निर्माण के जोश से लबरेज बीजेपी अपने पूरे वेग से आगे बढ़ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा भी कर रहे हैं, किसान उनके रास्ते में आकर खड़े हो गए। अब जरा राजनीतिक वास्तविकता की भी तरफ एक बार नजर डाल लेते हैं। लगभग 1.5 साल पहले अगर चले तो किसान आंदोलन पार्ट 1 का अंत हुआ था और प्रधानमंत्री मोदी ने 19 नवंबर 2021 को 3 कृषि कानून को वापस लेने की घोषणा भी की थी। और इसके ठीक बाद यानी फरवरी-मार्च 2022 में 5 राज्यों के चुनाव थे। उत्तराखंड का था, उत्तर प्रदेश का था, गोवा का था, मणिपुर का था और पंजाब का था। इन तमाम विधानसभाओं में चुनाव हुए थे। किसानों ने इन चुनाव में बीजेपी के बहिष्कार की घोषणा तक की थी, लेकिन किसानों की इस अपील की जनता पर कोई असर नहीं पड़ा था। बीजेपी ने इनमें से 4 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा में सफलता हासिल की थी। पंजाब में आम आदमी पार्टी को बड़ी जीत हासिल हुई थी और किसान आंदोलन इस बार फिर पंजाब सेंट्रिक हो रहा है। और ऐसे में ये हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़े, यहां तक कि शायद जीत तो बहुत दूर की चीज है, वहां पर चुनाव प्रचार भी ना हो सके। लेकिन पंजाब में ऐसे भी बीजेपी का अब तक कोई स्टेक नहीं है। पंजाब की राजनीतिक जो आज अगर राजनीति को समझें, उसकी राजनीतिक व्यवस्था को भी समझें, तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, शिरोमणि अकाली दल ही अभी राजनीति के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस आंदोलन से मोदी सरकार को उत्तर प्रदेश में नुकसान हो सकता है? शायद जवाब ना में आए।
क्योंकि 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव किसान आंदोलन के साए में हुआ था, फिर भी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में कोई खासा प्रभाव देखने को नहीं मिला था। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में 15 सीटें हारने के बावजूद पूरे प्रदेश की 80 में से टोटल जो 80 सीटें हैं लोकसभा की, उसमें 64 सीटें जीती थीं, जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी ने साथ मिलकर चुनाव जब लड़ा था, और इस बार तो बीजेपी को आरएलडी का भी साथ है। ऐसे में 17% जाट वोट एनडीए के पाले में गिर सकता है। जयंत चौधरी और बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि वेस्ट यूपी में किसान फैक्टर का असर आपको नहीं देखने को मिलेगा। पिछले 5 दिनों में जारी जो ये किसान आंदोलन है, लेकिन राजनीतिक इवेंट तो ये नहीं बन पाया। इसकी आड़ में राजनीति जो तमाम लोग हैं वो रोटियां जरूर सेक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से इवेंट नजर आ रहा था कि इसको राजनीतिक इवेंट बना देंगे, वो अभी तक नजर होता या बनता नहीं आ रहा। पॉलिटिकल पार्टी अपना हित भले ही साध रही हों, लेकिन किसान और जवान के बीच आम इंसान इस आंदोलन के साइड इफेक्ट को जरूर झेल रहा है। जाम का जंजाल है, मरीज अस्पताल समय पर नहीं पहुंच पा रहा, बच्चे स्कूल समय पर नहीं जा रहे या घर बैठ जाते हैं, और बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। और आखिर इन सब राजनीतिक या घटनाक्रम के बीच में यह कहा जा सकता है कि केवल और केवल एक बार फिर आम आदमी पिस रहा है। और आखिर आम आदमी इस आंदोलन का दंश क्यों झेल रहा है? आंदोलन के साइड इफेक्ट को अब आंकड़ों से समझ लेते हैं। किसान आंदोलन पार्ट 2 से हर दिन 4000 करोड़ रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पिछले आंदोलन में हर दिन 3500 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अब जो भारत बंद हुआ उस दिन 25,000 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए, अकेले उत्तर रेलवे को इस आंदोलन के कारण 891 करोड़ रुपए का राजस्व और 2200 करोड़ रुपए की कुल कमाई का नुकसान हुआ। और इस बार रेलवे को एक बार फिर करोड़ों के नुकसान का अनुमान जताया जा रहा है। माल भाड़ा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट कंपनियों को पेनल्टी का डर सता रहा है। पंजाब में गैस तेल की सप्लाई पर असर पड़ रहा है और जरूरी सामानों की सप्लाई में भी देरी हो रही है। और इंपैक्ट किसको हो रहा है इन सब चीजों का? आम आदमी का। जाम में वो फंस रहा है, बच्चे उनके स्कूल नहीं जा पा रहे, सड़कों पे घंटों वो खड़े हैं, घर में देरी से चीजें पहुंच रही हैं, साथ में महंगी पहुंच रही हैं, और इसके साथ साथ अगर उनको रेल से कहीं जाना है तो वो संभव नहीं हो पा रहा क्योंकि डर सता रहे हैं। और ऐसे में जनता को परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि किसान की आड़ में कुछ लोग अपनी राजनीति करने के लिए बार बार लोगों को परेशान कर रहे हैं, और इस समस्या का हल निकालने की जरूरत है जल्द से जल्द। लोग बार बार सड़क बंद करने की कोशिश पे भी तंग आ चुके हैं। अपने घरों से निकलते हैं और फिर सड़कें बंद मिलती हैं। और ऐसे में सरकार और किसानों को चाहिए कि वो जल्द से जल्द कोई ना कोई समाधान निकालें, और ये जरूरी है। अगर खुद के लिए नहीं तो फिर जनता के लिए समाधान ढूंढने की जरूरत है। नहीं तो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर देश को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। आज पॉलिटिकल कॉरिडोर में इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और राजनीतिक मुद्दे के साथ। नमस्कार।